नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार इस वैकेंसी में, जहां पर हम 181 वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस 181 यानी कि 181 वैकेंसी से पहले इसमें कुछ बैकलॉग वैकेंसीज हैं। मतलब जो पिछले साल पोस्ट नहीं भरी गई थी उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि 181 में से 131 पोस्ट पिछले साल की हैं जो इस बार भरने वाले हैं। मतलब नई वैकेंसी में सिर्फ और सिर्फ 85 वैकेंसी होती अगर पिछली वाली खाली ना होती तो पिछली वाली और नई वाली अब मिला करके हो गई है टोटल 181 वैकेंसी। किस पोस्ट की वैकेंसी है तो आपको यहाँ पे दिखेगा, जूनियर जूनियर इंजीनियर ट्रेनी। क्या दिख गया आपको? जूनियर इंजीनियर ट्रेनी। भाई कौन कौन सी ब्रांच के लिए? सिविल के लिए खाली है, इलेक्ट्रिकल के लिए खाली है, मैकेनिकल के लिए खाली है। ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं इनके लिए। अब यहाँ पे भी देखो कितनी पोस्ट है। सिविल के लिए टोटल 72 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 72 पोस्ट है, 72 पोस्ट है, और मैकेनिकल के लिए टोटल 37 पोस्ट है। ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म खुला हुआ है 9 जून से 30 जून लास्ट डेट रहेगी। याद रखना, 9 जून से ये ओपन है, 30 जून इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आपको भर देना है। 3 ब्रांचेस कौन सी है फिर से बता रहा हूँ? सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये जूनियर इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट है। 1 साल अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपकी भैया ट्रेनिंग होगी, 1 साल होगी। उसके बाद आपको फिर वो कर दिया जाएगा, है ना, परमानेंट। और यहाँ देखिए जरा, ये श्रेणी ए की मिनी रत्न सरकारी कंपनी है। याद रखना, मिनी रत्न सरकारी कंपनी। सर कंपनी का नाम क्या है? THDC इंडिया लिमिटेड। सर THDC मतलब टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर से बोल रहा हूँ, वो टेहरी बांध सुना आपने? टेहरी बांध जो है हमारा, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो भैया इनके यहाँ वैकेंसी खुली है जूनियर इंजीनियर ट्रेनी की। 3 ब्रांचों में है। कितनी कितनी पोस्ट मैंने बता दी है। 72 है सिविल की, 72 इलेक्ट्रिकल की और 37 है मैकेनिकल की। 9 जून से ये फॉर्म खुला हुआ है, 30 जून इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले भर दीजिएगा। 181 टोटल पोस्ट है, आपको मालूम चल गया। 600 रुपए की आपकी फीस लगेगी। फीस किस किस को देना है बता दूं यहाँ पर। देखिए, एक देना है आपको जनरल को, एक देना है आपको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, एक देना है आपके OBC को। ठीक है। इन सबको 600 रुपये लगेगा। इसके अलावा अब जितने भी आते हैं जैसे कि SC हो गए, ST हो गए, है ना, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगजन हो गए, और आपके एक्स सर्विसमैन हो गए, और एक होता है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। ये जितने भी हैं ना, SC ST डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, है ना, इन सब के लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी सबके लिए यहाँ पे फीस है। ठीक है। महिलाओं के लिए कोई छूट नहीं, फीस इसमें भी इंक्लूड है। तो ध्यान रखना जो जो मैंने आपसे कहा है। क्या इतनी बात क्लियर होगी आपकी? आपका सिलेक्शन होगा कैसे आपको ये बता दूं पहले थोड़ा सा। अच्छा, अभी ये भी दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पर ये BE BTech चाहिए कि डिप्लोमा चाहिए, थोड़ा सा उसको भी क्लियर करता हूँ। देखिए आप सबको मालूम है, हालांकि इसके में सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा मांगा गया है, पहले बता दूं मैं, लेकिन इसको मतलब समझ ही जरा ना। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं डिप्लोमा वाले और इंजीनियरिंग करने वाले। एक होते हैं जिन्होंने डिप्लोमा 3 साल का किया है, कुछ होते हैं डिप्लोमा 2 साल का किया है। तो भाई 2 साल का भी सिविल इंजीनियरिंग करते हैं कई लोग डिप्लोमा में, और कई लोग 3 साल करते हैं। तो मैं बता दूं, जो 2 साल वाले सिविल इंजीनियरिंग के हैं वो मान्य नहीं है, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। आपका डिप्लोमा अगर 3 साल का है तो ही आप इसे भर सकते हो, पहली बात। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा को ही माना गया है। एसेंशियल का मतलब है कि ये तो आपके पास होना ही चाहिए, इसके नीचे हम बात नहीं कर सकते, ये इसका साफ मतलब होता है। अब मैं इसको आपको और थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसका और अच्छा मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी ने BTech किया हुआ है, जैसे कि आजकल हर घर में BE के लोग मौजूद हैं ना, इंजीनियरिंग कर करके ऐसे सुसाइड बॉम्बर हर घर में मौजूद हैं आपके। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये एक्टिव कब होंगे, है ना? क्या ये हमारे इसमें काम आएंगे? नहीं। देखिए कैसे काम नहीं आएंगे, अगर उन्होंने सिर्फ BE की है, यानी सिर्फ BE की है, BTech किया है, अगर उनके पास इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। एसेंशियल किसको माना है इन्होंने? डिप्लोमा को। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा नहीं किया है तो फिर आप भले BTech करके बैठे हो 4 साल का सिविल में, या BE करके बैठे हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपने 4 साल की करके रखी हो, लेकिन अगर आप मतलब आपके पास इंजीनियरिंग तो है लेकिन डिप्लोमा की डिग्री नहीं है इस फील्ड से, तो आप इसे नहीं भर सकते। तो फिर कौन भर सकते हैं? याद है एक लेटरल एंट्री होती है, अगर आप कॉलेज गए होंगे तो आपको याद होगा कि कई लोग अपना डिप्लोमा खत्म करते हैं जैसे ही 3 साल का, तो उनको ना लेटरल एंट्री मिलती है, डायरेक्ट एंट्री मिलती है सेकंड ईयर में। कहाँ मिलती है? सेकंड ईयर में। तो क्या ये लोग भर सकते हैं? ये बिल्कुल भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं? इन्होंने पहले अपना 3 साल का डिप्लोमा किया, उसके बाद इन्होंने सेकंड ईयर में इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, और पूरी जो है 2-3 साल की जितनी भी इनकी इंजीनियरिंग है वो भी करे। समझ गए ना? यानी कि सिर्फ इंजीनियरिंग है तो इसे नहीं भर सकते। अगर इंजीनियरिंग प्लस डिप्लोमा है तो आप इसे भर सकते हो, और अगर सिर्फ डिप्लोमा है तो भी आप इसे भर सकते हो। समझ गए? तो इसका मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया। 600 रुपए की फीस आपको मैंने बता दी। भाई सिलेक्शन होगा कैसे हमारा? सिलेक्शन भैया होगा, आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है। आपका ये करीब करीब 3 घंटे का टेस्ट है। इसमें 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, है ना। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा कंप्यूटर पे आएगा, है ना। और ये जो CBT है इसके 3 पार्ट रहेंगे भैया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3।
ठीक है। पार्ट 2 में आप देखोगे 30 क्वेश्चन मिलेंगे, पार्ट 3 में भी आप देखोगे 30 क्वेश्चन मिलेंगे, और पार्ट 1 में आपको मिलेंगे 140 क्वेश्चन। आप तीनों को टोटल करोगे आपको हो जाएंगे टोटल 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, है ना, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अब इन पार्ट में होगा क्या भाई, 140 पार्ट 1 में आ रहा है तो क्या आ रहा है, ये आपके डिसिप्लिन है। जैसे मान लो अगर आप सिविल से हो तो सिविल के 104 क्वेश्चन हो गए, 140 क्वेश्चन हो गए। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल के 140 क्वेश्चन हो गए, मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल से 140 क्वेश्चन हो गए। क्लियर होगी इतनी बात है। अब वहीं अगर आप दूसरे पेपर में जाओगे तो इसमें जनरल अवेयरनेस पूछी है, और लास्ट वाले पेपर में आपसे पूछा गया है रीजनिंग। तो 30-30 क्वेश्चन रीजनिंग के और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर का जो होता है उसके बारे में बात होने वाली है। 140 क्वेश्चन आपके वो रहेंगे, ठीक है। जो भाई अब इसको निकालने का इन्होंने पासिंग मार्क क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिए हुए हैं कि इतना आपको मिनिमम लाना पड़ेगा तब आप इसे निकालेंगे। क्लियर है इतनी बात है। तो ये तो हो गई आपकी सीबीटी। अब कितने से निकलना मैं अभी आपको नीचे बता दूंगा। सर सीबीटी निकाल लिया तो उसके बाद बेटा आपको ये इंटरव्यू है ना, इंटरेक्शन या वाइवा के लिए बुलाएंगे, है ना। तो याद रखना इंटरेक्शन और वाइवा, इसके भी क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। अब मैं एक वेटेज बताता हूँ, सबसे ज्यादा वेटेज किसका है सर, अगर सीबीटी, तो सीबीटी जो लोग निकाल लेंगे ना, जो लोग इसमें सीबीटी पास होंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सब होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरना मैं अभी नीचे बताऊंगा, आप चिंता नहीं करें। देखिए सर, तो दो चीजें हमें दिख रही है सिलेक्शन करवाने के लिए, एक हमें दिख रही है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और एक हमें दिख रही है इंटरव्यू। तो इनका वजन किसका सबसे ज्यादा है बेटा, तो याद रखना सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का 85%। अगर मान लो 100 नंबर का पेपर है तो उसमें 85 नंबर किसके हैं, सीबीटी के हैं, और बचे हुए 15 नंबर किसके हैं, इंटरव्यू के हैं। क्लियर हो गई इतनी बातें, बस इतना ध्यान रखना है आपको। सीबीटी मैंने बता दिया आपको, इसमें 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहले पार्ट में 140 क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरे पार्ट में आपको 30 क्वेश्चन, और तीसरे पार्ट में भी आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से, है ना। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कुछ छूटा है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दिखाता हूँ वैकेंसीज के बारे में। ये रही वो वैकेंसीज। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा है बैकलॉग वैकेंसी, यानी पिछले साल की है। तो कितनी कितनी खाली लगी वो बताया गया। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल पोस्ट यहाँ पे लिखी हुई है इसकी, और ये भैया की कौन कौन सी कैटेगरी, जैसे ओबीसी एनसीएल 26 में से 13 सीट तो ओबीसी की खाली रहेगी, इसमें 13 खाली रहेगी, और इसमें 6 खाली रहेगी। टोटल 32 सीट तो यूं ही खाली हो गई भैया, समझिए। एससी की 12, ये देखो 12 6 30 ऐसे, और इनकी एसटी की 1 1 1, और ये 3 हो गए। क्लियर हो गई इतनी बातें, ठीक है। ये बैकलॉग वैकेंसी थी। अब आती है ना बैकलॉग वैकेंसी में ये कहाँ था भैया, ये था हमारा, अच्छा ये ए पार्ट है ये, सर। अच्छा बैकलॉग वैकेंसी अब 2 स्टेट की है ना ये वैकेंसी, क्योंकि टहरी बांध दो दो जगह, देखो जो टहरी बांध है हमारा, जो टहरी डैम है आपका, ये 2 स्टेट में आता है। एक आता है यूपी में और एक आता है आपके यूके में। यूके मतलब उत्तराखंड और यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, इन दोनों के बीच में ये टहरी बांध बना हुआ है। तो बनी बात वैकेंसी दोनों तरफ से आएगी। तो अभी मैंने आपको जो ऊपर की 3 वैकेंसी बताई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, ये थी आपके उत्तर प्रदेश की। अब सेम यही सेल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आपको मिलेंगे उत्तराखंड से। उत्तराखंड से कितनी पोस्ट है वो देखो जरा ध्यान से। तो यहाँ पर भी टोटल 26 ऐसे थे, और ये कुछ इतनी इतनी खाली रह गई थी सबको मिला करके। तो देखोगे आपकी चाहे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों को मिला लो तो टोटल 131 सीट खाली रह गई थी। और ये रही भैया करंट वैकेंसी। अब ये करंट वैकेंसी है, ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है जो आप देख रहे हो। तो आप यहाँ पे अपने देख सकते हो, जैसे जनरल के लिए सिविल में 10 सीटें हैं, जनरल के लिए मैकेनिकल में 3 सीटें हैं, जनरल के लिए इलेक्ट्रिकल में 5 सीटें हैं। तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हो किसमें कितनी ज़्यादा सीटें। ये करंट सीट है भैया, ठीक है। तो 25 हो गई यहाँ उत्तर प्रदेश में, और आपके इतने ही 25 आपको मिली है किसमें, उत्तराखंड में, ठीक है ना। 25 ही उत्तराखंड की है, तो टोटल हो गए 50। तो पहली थी 131 और अब हो गई 50 और जुड़ गई, तो हो गई 181 पोस्ट। इसके बारे में आपको मैंने बताया था, ठीक है। दिव्यांग जनों के लिए भी इसमें पोस्ट खाली है। टोटल यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 10 पोस्ट है ना। यहाँ इसे रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से देख लीजिए आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, बाकी तो आपको मालूम है क्या है भैया। मिनिमम एज जो है वो 27 साल है। किसी भी फील्ड को उठा लो, 27 साल से ऊपर के बंदे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उनको जिनको छूट है उनकी बात अलग है। जैसे कि मान लो SC ST है तो भैया उनको मिलती है 5 साल की छूट, है ना। तो वो अपना 5 साल इसमें बढ़ा लें सब में, सब के सब। ऐसा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो आता है भाई उनको मिलती है 3 साल की छूट, तो वो सब में 3 3 साल बढ़ा लें, ऐसे काम करना होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखिए क्या बोला था मैंने आपको, 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मांगा है, और 2 ईयर्स ऑफ लेट, और फिर यही बोला कि अगर इसके बाद आपने लेटरल एंट्री लिया इंजीनियरिंग में तो भी आपका चल जाएगा। मिनिमम परसेंटेज आपको कितने चाहिए, तो बताया गया 65% चाहिए, ठीक है। लेकिन किसके लिए, जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट है SC ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज और एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, इनको सिर्फ पास मार्क लाना है, समझ गया ना। जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी NCL इनको 65% लाना है, और बाकी सबको पास मार्क लेकर के आना है। और ये वही कहानी लिखी है कि भैया BE BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर तभी जब उन्होंने डिप्लोमा 3 साल का किया हो, क्योंकि वही इसेंशियल है। अच्छा इनने साफ साफ बोल दिया भैया कि अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग की है, कई लोग होते हैं ना डिस्टेंस लर्निंग इग्नू से कर लिया, वो इसमें मान्य नहीं है ना, नॉट बी कंसिडर्ड, याद रखना। तो आपका अगर डिस्टेंस एजुकेशन है तो आप उसमें माने नहीं होंगे। अगर किसी का परसेंट 64.99% आ जाते हैं जनरल से, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से और ओबीसी NCL से,
मान लो इतने आ गए, लेकिन मांगे कितने गए थे 60%, तो याद रखना 64.99 को इसको राउंड ऑफ करके 65 नहीं बना सकते, ऐसा नियम लिखा हुआ है। यानी कि अगर आपके 64.99% है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी प्योर 65% होनी चाहिए या उससे ऊपर होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर होगी दोस्तों? चलिए जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, रिलैक्सेशन वगैरह तो आपको मिल रहा है। और ये भैया डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है भैया, इनको भैया सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर के आना है, इनकी देर कोई अपर एज लिमिट भी नहीं है और कोई इनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होना है, ये भी बात क्लियर है। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता दिया कि भैया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसका 85% वेटेज है और इंटरेक्टिव वाइवा का 15% वेटेज है। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो है 180 मिनट का होगा, 3 घंटे का। फिर मोड ऑफ एग्जामिनेशन भाई इंग्लिश हिंदी दोनों में हो सकता है। ठीक है, टोटल मार्क 200 क्वेश्चन, पार्ट 1 में 140, पार्ट 2 में 30 और पार्ट 3 में 30 है। पार्ट 1 में सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और पार्ट 2 में आएगा जनरल अवेयरनेस और पार्ट 3 में आ जाएगा आपका रीजनिंग है। देखो सब मार्क करके रख दिया मैंने आपके लिए, कुछ भी आपको करना नहीं है। क्लियर होगी इतनी बातें? चलिए, और ईच अच्छा सारे क्वेश्चन 1 मार्क के ही हैं, तो आपको मालूम होगा नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स है। ठीक है ना? अब देखो सर, तो चलो हमने सीबीडी दे दिया, तो हम क्वालिफाइंग कितने, तो क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने बताया अगर आप जनरल से, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी एनसीएल से जाते हैं तो आपको 50% टोटल मार्क्स का 50% लाना पड़ेगा, उसी को क्वालिफाइंग मार्क कहा गया है। लेकिन अगर आप इसमें नीचे से आते हैं, SC/ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट क्यों ना हो, तो उसको ना 30% की जो है छूट मिलती है टोटल मार्क्स में, छूट मिलती बोल रहा हूँ। 30% लाना पड़ेगा, टोटल मार्क्स कितना लाना पड़ेगा? 30%। और जनरल वालों को, ओबीसी वालों को कितना लाना पड़ेगा टोटल मार्क्स में से? 50% लेकर के आना पड़ेगा। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनको 10% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी, ये हो गया भैया। ठीक है, और जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे सीबीटी, फिर उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू वगैरह के लिए। इंटरव्यू में भी बताया गया है, देखिए इंटरव्यू में भी अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल वाले, इकोनॉमिक सेक्शन वाले, ओबीसी एनसीएल को 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे टोटल में से, मतलब 15 में से भी 50% तो लाने पड़ेंगे, 7.5। ठीक है, और फॉर SC/ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए भैया टोटल में से 30% इन्हें लाना होगा। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है, अपॉइंटमेंट होने के बाद भैया और मेडिकल होगा आपका, मेडिकल होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सब कुछ आपका टहरी वाले ही करवाएंगे और वही घोषित करेंगे कि आप यहाँ पे रहने लायक हैं या नहीं है, नहीं तो दिक्कत होगी तो उससे भगा देंगे भैया। ये तो बहुत सिंपल से रूल है। आपको स्टाइपेंड मिलेगा 29,200 रुपये, ये मिलेगा आपको ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग आपकी 1 साल की होने वाली है इसमें। ठीक है, चलिए 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके बाद जैसे आप ट्रेनिंग खत्म कर लेंगे तब आप जूनियर इंजीनियर S1 कहलाएंगे। ठीक है ना? और कुछ इसमें नहीं दिख रहा है मुझे, तो वैकेंसी, अच्छा एक चीज यहाँ पर कंपलसरी भैया, यहाँ देखना जरा ना ध्यान से, इस पर नजर डालो। इनने कहा कि आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसमें? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, मतलब जैसे रोजगार कार्यालय होता है ना, वहाँ की बात कर रहा है। लेकिन कहाँ के रोजगार? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। अब कई लोग इसमें आलस कर जाएंगे, मैं बोलता हूँ आलस करने की जरूरत क्या दोस्तों? क्या एक जैसे अपने नानी के यहाँ घूमने जाते हो, ऐसे उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते घूमने के लिए? बिल्कुल जा सकते हो। रहने की तो बात है, कमाने खाने की बात है भैया, नौकरी है तो फिर थोड़ा तो आपको जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा चीज़ों से, तो आप वहाँ जाएँ, इनके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर के अपना नाम दर्ज कराएं और आप फॉर्म भर दें, बस बात खत्म होगी भैया, इतना सा कहानी होता है। ठीक है, और ये बताया गया 2 साल का डिप्लोमा अलाउड नहीं है, और ये तो मैंने नीचे वाली लाइन पीली वाली समझा दी आपको। ठीक है, और ये क्या है? पोस्ट कोड है 010203। ऑनलाइन कब डेट ओपन है, कब बंद है वो दिख रहा है आपको, 9 जून से 30 जून के बीच में। ये इससे पहले पहले अप्लाई कर देना, और यहाँ पे PDF पूरी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत रह जाए भाई, है ना, तो दिक्कत मत मानना, आप कमेंट करना, मुझसे पूछना, मेरे पास जैसे ही टाइम होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, है ना। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं हमेशा रिप्लाई करता ही करता हूँ, डिले हो सकता है लेकिन रिप्लाई जरूर करता हूँ। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।